आज हम मुग़लों की राजस्व प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। अबुल फजल ने सार्वभौमत्व के मुआवजे के रूप में राजस्व वसूली के औचित्य को सिद्ध किया है। अबुल फजल ने कहा है कि राजस्व वसूली जो सम्राट द्वारा की जाती है वो सार्वभौमत्व का मुआवजा है। सर्वोच्च शक्ति को मुआवजे के रूप में राजस्व लेने का हक है। मुआवजा किस बात का? कि सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च सत्ता द्वारा आपकी रक्षा की जाती है। तो अबुल फजल ने सार्वभौमत्व के मुआवजे के रूप में राजस्व वसूली के औचित्य को सिद्ध किया। प्रारंभ में अकबर जो था उसने शेर शाह के द्वारा अपनाई गई जाप्ती प्रणाली उसको अपनाया। जाप्ती प्रणाली में कुल भूमि उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। लेकिन इस जाप्ती प्रणाली के महंगी व दोषपूर्ण होने के कारण 1569 ईस्वी में शिहाबुद्दीन अहमद की सिफारिश पर जाप्ती प्रणाली के स्थान पर नस्क अथवा कनकूत या मुक्ताई व्यवस्था शुरू की गई। तो जाप्ती प्रणाली महंगी और दोषपूर्ण थी। इस कारण 1569 में शिहाबुद्दीन अहमद की सिफारिश पर जाप्ती प्रणाली के स्थान पर नस्क अथवा कनकूत या मुक्ताई व्यवस्था शुरू की गई। जाप्ती व्यवस्था में भूमि की पैमाइश के आधार पर एवं गल्ले की किस्म के आधार पर कर निर्धारण होता था। तो जाप्ती व्यवस्था दोषपूर्ण और महंगी होने के कारण शिहाबुद्दीन अहमद की सिफारिश पर 1569 में नस्क या कनकूत व्यवस्था शुरू की गई। तो 1569 में नस्क या कनकूत और मुक्ताई व्यवस्था शुरू की गई। जाप्ती व्यवस्था में भूमि की पैमाइश और गल्ले की किस्म के आधार पर कर निर्धारण किया जाता था। तो भूमि की पैमाइश करके और गल्ले की किस्म का मतलब फसल की किस्म, उसके आधार पर कर निर्धारण किया जाता था। जबकि नस्क या कनकूत व्यवस्था में खेत को रस्सी या पैरों से नापकर खेत को पहले मापा जाता था। किससे? नस्क या कनकूत में रस्सी या पैरों से। उसके बाद मापने के बाद में प्रति बीघा कितनी पैदावार इस खेत में हो सकती है उसका अनुमान किया जाता था और पिछले वर्षों की पैदावार और राजस्व भुगतान का अंदाज लगाकर लगान वसूल किया जाता था। तो एक प्रकार से नस्क या कनकूत भी अनुमान पर आधारित लगान निर्धारण की व्यवस्था थी और अनुमान के आधार पर ही ये लगान वसूल किया जाता था। नस्क ये जाप्ती व्यवस्था थी तो जाप्ती व्यवस्था और नस्क या कनकूत व्यवस्था दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया। जाप्ती में भूमि की पैमाइश और गल्ले की किस्म के आधार पर लगान निर्धारण होता था, जबकि नस्क या कनकूत में खेत को रस्सी या पैरों से नापकर प्रति बीघा पैदावार का अनुमान करके और पिछले वर्षों की पैदावार कितनी थी और पिछले वर्षों में राजस्व भुगतान कितना किया गया उसके आधार पर वर्तमान वर्ष का राजस्व निर्धारण करके लगान वसूल किया जाता था। नस्क को हम एक प्रकार की ठेकेदारी व्यवस्था भी मान सकते हैं और नस्क या कनकूत का जो ये सिस्टम था जो भी हमने ऊपर पढ़ा, ये बंगाल, गुजरात व काठियावाड़ में प्रचलित था। लेकिन नस्क में अधिक समय लगने के कारण राजस्व वसूली में देरी हो जाती थी। अब नस्क ये कनकूत की व्यवस्था 1569 में शिहाबुद्दीन अहमद की सिफारिश पर ये लागू की गई थी बंगाल, गुजरात और काठियावाड़ में। और उसके पहले 1569 से पहले जाप्ती प्रणाली लागू शेर शाह के द्वारा अपनाई गई, जिसमें भूमि उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। तो 1569 से पहले तक तो जाप्ती प्रणाली के आधार पर लगान वसूल किया जाता था। 1569 के अंदर जाप्ती के महंगी और दोषपूर्ण होने के कारण बंगाल, गुजरात और काठियावाड़ में
नस्क, कनकूत या मुक्ताई प्रणाली लागू की गई। गुजरात विजय के बाद, हाँ मैडम नमस्ते। गुजरात विजय के बाद में 1572 में अकबर ने गुजरात विजय की। गुजरात विजय के बाद में 1573 में अकबर ने क्या किया कि बंगाल और गुजरात और बिहार इनको छोड़ करके सारे उत्तरी भारत में करोड़ी नामक अधिकारी परगना स्तर पर नियुक्त किए। अर्थात बंगाल, गुजरात और बिहार के अलावा शेष भारत के उन परगनों में, परगने कहते थे तहसीलों को, उन परगनों में जिनकी वार्षिक आमदनी 1 करोड़ दाम थी। 1 करोड़ दाम का मतलब 2.5 लाख रुपए दाम चांदी तांबे के होते थे और रुपए चांदी का सिक्का होता था। 1 रुपए में 40 दाम होते थे। तो 2.5 लाख रुपए जिन परगनों की वार्षिक आमदनी थी, वहाँ पर 1 करोड़ दाम जिसको कहते हैं, वो अंदाज़ लगाया कि इन परगनों से 1 करोड़ की इनकम हो सकती है। तो वो 1 करोड़ दाम वसूल करने के लिए उन परगने विशेष में क्या अधिकारी नियुक्त किए 1573 के बाद? करोड़ी नामक परगना स्तर पर ये अधिकारी नियुक्त किए थे। ये एक विशेष तथ्य है करोड़ी वाला, परगना स्तर पर जो भू राजस्व अधिकारी जो 1 करोड़ दाम अपने आवंटित परगने से वसूल करता था या उससे अधिक करता था, इसलिए वो करोड़ी कहलाता था। ये 1573 में नियुक्त किया अकबर ने। अब बंगाल, गुजरात और काठियावाड़ में ही थी तरह ये नस्क या कनकूत प्रणाली, ठीक है ना। अब शेष भारत में कौन सी प्रणाली लागू करें? तो इसके लिए फिर 1570-71 में जो केंद्रीय दीवान था अकबर का, राजा टोडरमल, उसने एक सुझाव दिया कि नस्क या कनकूत को त्याग दिया जाए। टोडरमल ने क्या क्या सुझाव दिए? नस्क या कनकूत को त्याग दिया जाए और इसके स्थान पर कानूनगो को साम्राज्य की कृषि योग्य भूमि को नापने का आदेश दिया। पहले ठेके पर ये काम होता था, नस्क और कनकूत में रस्सी या पैरों से मापते थे। तो अब इसने, टोडरमल ने कहा कि नहीं ये बेकार है, कानूनगो को साम्राज्य की कृषि योग्य भूमि, कानूनगो का मतलब परगने के अंदर जो पटवारियों का हेड होता था वो कानूनगो कहलाता था, कि हर परगने में कानूनगो को ये कार्य दिया जाए कि वो क्या करे? कृषि योग्य भूमि की माप करे। और परगने के अंदर कौन कौन सी किस्म की भूमियां हैं, बढ़िया किस्म की, मध्यम किस्म की और ख़राब किस्म की, उन सारी भूमियों की प्रति बीघा कितनी फसल और कौन सी फसल पैदा होती है उसका एक रिकॉर्ड तैयार करें, ताकि परगना स्तर की पिक्चर क्लियर हो जाए। और ये कानूनगो ये भूमि को मापे अपने परगने में अपने पटवारियों की मदद से। उसके बाद भूमि को मापते वक्त ये देखे भी कि ये, अच्छा ये वाली भूमि उत्तम किस्म की भूमि है, इस भूमि में ये रबी में ये फसल होती है, खरीफ में ये होती है, इतनी फसल होती है। इसी प्रकार ये भूमि, चलो मापा तो पता पड़ा कि साहब ये मध्यम किस्म की भूमि, तो भूमि को मापते वक्त भूमि की किस्म का भी वो एंट्री दर्ज करें, कौन कौन सी फसल इसमें होती है उसको दर्ज करें। तो इससे एक परगना स्तर की एक कृषि योग्य भूमि और उत्पादन की तस्वीर स्पष्ट हो जाती थी। ये इसने 1570-71 में टोडरमल को एक सुझाव था जिसको अकबर ने कहा कि भाई चलो ठीक है ये काम करवा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में नस्क या कनकूत को उसने त्याग दिया। कहाँ कहाँ नस्क या कनकूत चल रही थी 1569 से? बंगाल, गुजरात और काठियावाड़ में। तो 1571 में बंगाल, गुजरात और काठियावाड़ में नस्क या कनकूत को भी त्याग दिया उसने और उसके स्थान पर कानूनगो के माध्यम से
टोडरमल के सुझाव पर सारी भूमि की, बंगाल, गुजरात, काठियावाड़ की जितनी भी भूमि थी उसकी माप करवाई, फसलों की किस्म की जानकारी ली और प्रोडक्शन की जानकारी ली, है ना। और उस प्रोडक्शन के आधार पे फिर लगान तय किया गया। कहाँ पर? बंगाल, गुजरात और काठियावाड़ की बात कर रहे हैं केवल, जहाँ नस्क या कनकूत सिस्टम लागू किया था शिहाबुद्दीन अहमद की सिफारिश पर 1569 में, यही लागू किया था। लेकिन टोडरमल की सिफारिश पर 1571 में इसको त्याग दिया गया। 2 साल ही चलाई बंगाल, गुजरात, काठियावाड़ में नस्क या कनकूत। उसके बाद 1573 में टोडरमल को गुजरात का दीवान बनाकर वहाँ भेजा गया। उसने गुजरात की सारी कृषि योग्य भूमि का माप करवाया। अकबर ने देखा कि भाई टोडरमल का काम बहुत बढ़िया है, तो खुश होकर के अकबर ने 1582 ईस्वी में टोडरमल को केंद्रीय दीवान नियुक्त कर दिया। टोडरमल केंद्रीय दीवान कब नियुक्त किया? 1582 ईस्वी में। और टोडरमल के जो सुधार थे वो 1571 से ही वहाँ पे लागू हो चुके थे बंगाल, गुजरात, काठियावाड़ में। और वो सुधार अब पूरे साम्राज्य में, टोडरमल ने पूरे साम्राज्य की भूमि को मपवा दिया था। ये रेवेन्यू का सारा रिकॉर्ड होता था वो फारसी में रखा जाता था। किस में रखा जाता था? फारसी में। तो 1582 में टोडरमल को शाही दीवान नियुक्त किया। समझ में आ गई? 1580 में ही टोडरमल ने आईने दहसाला व्यवस्था लागू की। कौन सी व्यवस्था लागू की? आईने दहसाला व्यवस्था। इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। ये 1580 से लागू हुई। तो टोडरमल ने अपना टोडरमल बंदोबस्त लागू किया, आईने दहसाला बंदोबस्त 1580 से। और ये जाप्ती प्रणाली से ही विकसित हुआ था। किससे विकसित हुआ था? ये जाप्ती प्रणाली का विकसित रूप था। ये जाप्ती प्रणाली में भी भूमि की पैमाइश और फसल की किस्म के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। उसी का विकसित रूप था, जाप्ती का ही विकसित रूप था आईने दहसाला बंदोबस्त। अब इस आईने दहसाला बंदोबस्त की विशेषता देखो। आईने दहसाला बंदोबस्त के अंतर्गत सबसे पहले भूमि की माप की जाती थी। इसके 5 चरण थे। आईने दहसाला बंदोबस्त के कितने चरण थे? 5 चरण थे। पहला चरण क्या था? भूमि की माप। भूमि की माप के लिए इलाही गज का उसने प्रयोग किया। भूमि को मापने के लिए कौन सा प्रयोग किया? इलाही गज का प्रयोग किया। ये 41 अंगुल का होता था इलाही गज। कितने अंगुल का? 41 अंगुल का होता था। तो सबसे पहले तो भूमि की माप होती आईने दहसाला बंदोबस्त के तहत। दूसरा चरण मापी गई भूमि का वर्गीकरण। मापी गई भूमि का वर्गीकरण। अब भूमि का वर्गीकरण 4 भागों में किया जाता। पोलज, परती, चाचर और बंजर। पोलज भूमि, जैसे जिस भूमि को माप रहे हैं वो कौन सी भूमि है? पोलज भूमि है या तो, या पड़ती भूमि है, या चाचर भूमि है, या बंजर भूमि है। तो भूमि का वर्गीकरण, इन 4 कैटेगरी में कौन सी भूमि है? पोलज भूमि सबसे उत्तम किस्म की भूमि होती थी, जिसमें प्रतिवर्ष खेती हो सकती थी, हर वर्ष। पड़ती भूमि वो भूमि होती थी जिसमें 1 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी। एक बार फसल ले ली 1 वर्ष, तो फिर 1 साल का गैप देना पड़ता था, तो वो कहलाती थी पड़ती भूमि। चाचर भूमि वो होती थी
जिसमें 3 या 4 वर्ष के अंतराल में खेती होती थी, और बंजर भूमि वो होती थी जिसमें 5 या अधिक, जैसे 5 वर्षों में एक आध बार ही फसल होती थी, उसके बाद 4-5 साल के बाद तक उसमें कोई खेती नहीं हो सकती थी, तो वो कहलाती थी बंजर भूमि। तो मापी गई समस्त भूमि को कैटेगरी वाइज रखा जाता कि ये अमुक भूमि पोलज में है, पड़ती में है, चाचर में है या बंजर में है। एक बार वापस सुनिए। पोलज भूमि जिसमें प्रतिवर्ष खेती हो सकती थी, सर्वोत्तम किस्म की भूमि। पड़ती भूमि जिसमें 1 वर्ष के अंतराल पर खेती हो सकती थी। चाचर भूमि जिसमें 3 या 4 वर्ष के अंतराल पर खेती हो सकती थी। बंजर भूमि जिसमें 5 या अधिक वर्षों में एक ही बार खेती हो सकती थी। तो मापी गई भूमि का वर्गीकरण कर दिया जाता टोडरमल की इस आईने दहसाला बंदोबस्त के दूसरे चरण में। तीसरा चरण था भू राजस्व का निर्धारण। अब भू राजस्व का निर्धारण कैसे करो उस भूमि पर? तो इसके लिए क्या होता था कि पिछले 10 वर्षों में औसत उत्पादन कितना हुआ है। पिछले 10 वर्षों में औसत उत्पादन कितना हुआ है प्रत्येक फसल का, रबी की फसल का या खरीफ की फसल का। कि जैसे कोई भूमि है, पोलस भूमि है, उसमें रबी में गेहूं हो रहा है और खरीफ में मक्का हो रहा है, तो पिछले 10 वर्षों में, अब ये 1510 वर्ष, पिछले 10 वर्ष कौन से लिए गए? 1571 से लेकर के 1580 तक के, कि इन 10 वर्षों में इस भूमि में कितना प्रोडक्शन गेहूं का हो रहा है रबी में, और जैसे 1571 में कितना हुआ, 72 में कितना हुआ, 73 में कितना हुआ, 74 में कितना हुआ, 75 में कितना हुआ, ऐसे 1580 में कितना हुआ। तो इन 10 वर्षों में कितना प्रोडक्शन हुआ हर वर्ष, रबी की फसल में कितना हुआ, खरीफ की फसल में किस फसल का कितना प्रोडक्शन हुआ, और उस प्रोडक्शन का एवरेज निकाला गया, वो उस किस्म की भूमि का औसत उत्पादन माना गया। 10 का भाग दे दिया उसमें, तो औसत उत्पादन निकाल लिया गया। पिछले 10 वर्षों में अमुक भूमि में एवरेज इतना प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये तो हो गई उस भूमि की औसत उपज, प्रति बीघा औसत उपज कितनी है, कि 1 बीघा में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रति बीघा औसत उपज को कहा गया रई। ये नोट कर लीजिए आप, प्रति बीघा औसत उपज वो कहलाती थी रई, रई, बड़ाई, रई। 1571 से 80 के बीच के आंकड़े थे ये, है ना। उसके बाद में पिछले 10 वर्षों में फसलों का औसत मूल्य कितना था, बाजार भाव, ये भी निकाला गया, रेट लिस्ट। अब इसमें पिछले 10 वर्षों की रेट लिस्ट ज्ञात की गई कि साहब जैसे रबी की फसल में गेहूं हुआ, जैसे पोलज भूमि में, इस खेत में, तो उस वक्त उस इलाके में 1571 में गेहूं के भाव क्या थे, 72 में क्या थे, 73 में क्या थे, है ना। तो ऐसे 80 में क्या थे। तो एवरेज भाव, फिर 10 वर्षों का एवरेज रेट कितनी थी गेहूं की, बाजार भाव, औसत बाजार मूल्य कितना था, बाजार भाव कितना था गेहूं का, वो भी निकाल लिया गया। तो आपके पास 2 आंकड़े इकट्ठे हो गए। पिछले 10 वर्षों की आपके पास औसत फसल का उत्पादन आपके पास है, कि प्रति बीघा उपज रही आपके पास है, कि भाई इस एरिया में औसत उत्पादन इतना होता है, कि हर साल इतना तो लगभग
हो ही जाता है औसत उत्पादन, प्रति बीघा औसत उपज, वो रही आपके पास है। उसके बाद में प्रति बीघा जो औसत उपज है वो तो कहलाती रही। फिर पिछले 10 वर्षों का आधार पे एवरेज निकाल के आपको उस फसल का पिछले 10 वर्षों में बाजार भाव कितना था, तो एवरेज बाजार भाव कितना रहा उस फसल का उस एरिया में बेचने पर, तो वो भी आपने एवरेज निकाल लिया। एवरेज बाजार भाव कि गेहूं का बाजार भाव एवरेज इतना तो रह ही रहा है, 15 रुपये किलो रह रहा है, 10 रुपये किलो रह रहा है ना। और खरीफ की फसल में एवरेज बाजार भाव इतना रह रहा है। अब उसमें क्या होता था कि प्रति बीघा जो औसत उपज होती थी उसका 1/3 वो लिया जाता था राजस्व की दर। कितनी ली जाती थी? 1/3। तो आपके पास जितने बीघा जमीन है उसका 1/3 कर दो, प्रति बीघा उत्पादन का 1/3 आपका सरकारी राजस्व हो गया। कि जैसे आपके 1 बीघा में सपोज किसी पोलज भूमि में रबी की फसल गेहूं की हुई है और 1571 से 80 के बीच का औसत जो उत्पादन उस गेहूं की फसल का उस 1 बीघा ज़मीन में रहा है वो रहा है सपोज 10 बोरी। तो और गेहूं के भाव जो एवरेज रहे हैं वो 10 रुपये किलो रहे हैं। 10 क्विंटल गेहूं है और एवरेज भाव 10 रुपये केजी रहे हैं। तो उस 1 बीघा फसल का सरकारी हिस्सा कितना हुआ? 1/3। तो 10 क्विंटल का 1/3 कितना हो गया? 3.3 क्विंटल, ये सरकारी राजस्व। इस 3.3 क्विंटल को गेहूं की रेट कितनी थी एवरेज? 10 रुपये किलो। तो 3.3 क्विंटल का मतलब कितना हो गया? 330 किलो। 330 किलो को 10 रुपये किलो के हिसाब से गुणा कर दो तो 3300 रुपये हुए। समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये 3300 रुपये क्या हो गया? सरकार का हिस्सा हो गया। समझ में आ गया? तो जो 10,000 रुपये के उसके पास गेहूं आ रहे हैं, 10 क्विंटल का मतलब 1000 किलो, 1000 किलो के 10 रुपये किलो से गुणा कर दो तो 10,000 रुपये का उसके पास माल है। तो उसमें सरकार का हिस्सा कितने रुपए का है? 3300 रुपये का। तो ये उस एरिया के लिए, उस पर्टिकुलर फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए ये फिक्स हो गया। समझ में आ गया? तो प्रत्येक प्रकार की भूमि के लिए तो जो ये जो लगान की जो औसत नकद दर थी इसको कहते थे दस्तूर उल अमल। प्रति बीघा जो राजस्व दर थी वो क्या कहलाती थी? दस्तूर उल अमल। प्रति बीघा राजस्व दर ये कहलाती थी दस्तूर उल अमल। तो प्रति बीघा औसत उपज तो हो गई रही, है ना। और रई का 1/3 सरकारी राजस्व का हिस्सा होगा और 1/3 हिस्से को प्रचलित जो एवरेज बाजार मूल्य उससे गुणा कर दो। तो वो जो प्रति बीघा राजस्व दर आएगी वो कहलाएगी उस भूमि के लिए दस्तूर उल अमल, कि भाई इस जमीन से इतना दस्तूर सरकार को लेना है। तो अलग अलग प्रकार की भूमि के लिए अलग अलग दस्तूर निर्धारित हो गए। इससे पोलज किस्म की भूमि के लिए अलग दस्तूर हो गया, पड़ती के लिए अलग हो गया, चाचर के लिए अलग हो गया और बंजर के लिए अलग हो गया। और एक ही गांव में हो सकता था कि पोलज भूमि भी हो किसी एरिया में, किसी एरिया में पड़ती भूमि हो, किसी एरिया में चाचर भूमि हो, किसी एरिया में बंजर भूमि हो। तो अलग अलग प्रकार की भूमि के लिए रेट लिस्ट फिक्स हो गई सरकार की कि अलग अलग दस्तूर हर किस्म की, हर फसल के लिए। कि रबी की फसल गेहूं की, अगर गेहूं उगाओगे तो इतना रुपया आपको देना है नकद में। आईने दसाला बंदोबस्त में, टोडर मिल बंदोबस्त में लगान किस रूप में लिया जाता था? नकद रूप में ज़्यादा पसंद किया जाता था। मजबूरी हो तो अनाज के रूप में भी ले लेते थे, लेकिन नकद रूप में लेते थे। तो कितना रुपया आपको लेना है ये हर किस्म की भूमि के लिए, हर प्रकार की फसल के लिए फिक्स हो गया। समझ में आ गया? तो ये आईने दसाला व्यवस्था लागू की गई। और ये व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू की गई? ये व्यवस्था उन्हीं इलाकों में लागू की गई जहाँ जाप्ती प्रणाली लागू थी, क्योंकि जाप्ती प्रणाली का ही ये विकसित रूप थी। तो ये व्यवस्था तेरे बंगाल और गुजरात में नहीं लागू की गई शुरू में,
शुरू में ये व्यवस्था कहाँ लागू की गई? 1580 में। आधार वर्ष क्या था? 1571 से 80, 10 वर्षों का। 1580 में ये लागू की गई। कहाँ कहाँ लागू की गई? लाहौर सबसे पहले तो, पश्चिम से चलते हुए आते हैं अपन लाहौर, लाहौर के बाद मुल्तान, फिर आपका दिल्ली, आगरा, अवध, इलाहाबाद और अजमेर और मालवा। कितने प्रांत हो गए ये? तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रांतों में ये व्यवस्था 1580 में अकबर के द्वारा लागू की गई। समझ में आ गया? तो टोडरमल की राजस्व प्रणाली के जो 5 चरणों में पहला चरण था भूमि की माप, जिसमें इलाही गज का प्रयोग किया, भूमि को 41 अंगुल का होता था। दूसरा चरण था भूमि का वर्गीकरण, जिसमें पोलज, पड़ती, चाचर, बंजर। तीसरा चरण था भू राजस्व का निर्धारण। तो भू राजस्व का निर्धारण का मतलब प्रति बीघा औसत उपज रई और प्रति बीघा औसत जो लगान है, प्रति बीघा जो लगान है वो क्या कहलाता था? दस्तूर, जो कुल उत्पादन का 1/3 होता था। रई का कितना होता था? 1/3। और उसको नकद में तो वो भू राजस्व का निर्धारण हो गया। और फिर उसको किस रूप में लिया जाता था? औसत उपज का 1/3 होता था लगान, और उसको फिर भू राजस्व को नकद में रूपांतरित किया जाता एवरेज मूल्य के आधार पे, है ना। तो तीसरा चरण तो हो गया भू राजस्व का निर्धारण। चौथा चरण भू राजस्व का अनाज से नकद में रूपांतरण। चौथा चरण लिख लीजिए, भू राजस्व का अनाज से नकद में रूपांतरण। वो एवरेज जो रेट थी बाजार भाव, उससे गुणा कर दो औसत उत्पादन को, प्रति बीघा रई को गुणा कर दो। रई का 1/3 तो हो गया लगान, और उस रई बटावा रई इंटू 1/3 तो हो गया औसत लगान, और उसको ये अनाज के रूप में इसको गुणा कर दो किससे? बाजार मूल्य से फसल के। तो ये हो गया आपका भू राजस्व का अनाज से नकद में रूपांतरण। और 5वां चरण भू राजस्व को एकत्रित करने की विधि। अब भू राजस्व को एकत्रित करने के लिए सरकारी अधिकारी परगना स्तर पर कौन होता था? आमिल। और फिर करोड़ी भी नियुक्त किए अकबर ने, बाद में, पहले कर दिए थे 1573 में ही। तो आमिल जो होता था वो परगने के लगान को क्या करता था? इकट्ठा करता था। और उसके कार्य में फौजदार जो शिकदार जो होता था परगना स्तर पर, वो उसके कार्यों में मदद करता था। गांव के स्तर पर खूत मुकद्दम चौधरी होते थे। मुकद्दम गांव का मुखिया जो शांति व्यवस्था भी बनाए रखता था और गांव में पटवारियों के कार्यों में हेल्प भी करता था। तो ये सरकारी मशीनरी, भू राजस्व को एकत्रित करने की ये मशीनरी या विधि जो थी, ये इसका 5वां चरण। तो रबी की फसल कटते वक्त भी सरकारी अधिकारी पहुंच जाते, खरीफ की फसल कटते वक्त भी पहुंच जाते। तो अबुल फजल द्वारा प्रति बीघा जो राजस्व दर थी, सरकारी राजस्व दर, सरकारी हिस्सा, वो कहलाया दस्तूर उल अमल। तो टोडरमल ने 1580 में ये आईने देसाला बंदोबस्त लागू किया। हर प्रकार की भूमि के लिए अलग अलग दस्तूर उल अमल तैयार कर लिए कि इस भूमि से इतना दस्तूर लेना है, इस भूमि से इतना दस्तूर लेना है। 8 प्रांतों में ये उसने लागू किया। तो ये टोडरमल बंदोबस्त समझ में आ गया। तो ये 8 प्रांतों में लागू की गई। और एक मुगल काल में कर निर्धारण की एक और प्रणाली प्रचलित थी, जिसे कहते थे बटाई प्रणाली। क्या कहते थे जिसे? बटाई प्रणाली। तो उस बटाई प्रणाली को अपन अगले व्याख्यान में अध्ययन करेंगे।